नमस्कार मेरे ऑनलाइन परिवार। मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं एक बार पुनः उपस्थित हूं। स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड जो अम्ल क्षार और लवण है उसके शेष जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न हैं उनका संकलन इस वीडियो में है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। देखिए, सामान्यतः जो पदार्थ होता है उसमें अवस्था परिवर्तन होती रहती है। तो जब किसी ठोस को हम सामान्यतः गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इस गुण को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है वो ऊर्ध्वपातन का गुण आपका प्रदर्शित करेगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम अमोनियम क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है वो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। इसको सामान्यतः हम नौसादर भी कहते हैं। और इसे और आपका आयोडीन भी जो है ये भी ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कपूर जो है आपका, ये भी आपका ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पोटास एलम, जिसको सामान्यतः फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है, का सही सूत्र बताना है आपको। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2O, अगला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O और अगला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 7H2O। जो फुटकरी होता है उसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है, क्योंकि सल्फेट दो बार है तो कॉमन हो जाता है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है और इसमें 24 जो है पानी के अणु होते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सबसे अम्लीय है? जो पीएच पैमाना होता है उस पर 0 से लेकर के 14 तक के जो है अंक आपके प्रदर्शित होते हैं। जो 7 होता है पीएच वो उदासीन होता है, अगर 7 से कम है तो आपका अम्लीय हो जाता है और अधिक जो होता है तो वो आपका क्षार हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो चूँकि अब जितना 7 से कम होगा उतना अधिक अम्लीय होगा, तो यहाँ पे पीएच मान 0 दिया हुआ है तो पीएच मान 0 वाला होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता तो यहाँ पे 1 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकीय ऑक्साइड है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। पहला ऑप्शन है SO2, अगला NO2, अगला P2O5 और चौथा Na2O। तो आपको ये ध्यान रखना है जो धातुएं होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर जो है आपका अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, सोडियम जो है वो आपकी धातु है। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं आपको ध्यान रखना है वो क्षारीय होते हैं। यहाँ से ये बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नहीं तो इस तरीके का कोई दूसरा प्रश्न आ सकता है, तो आपको इतना ये फैक्ट याद रखना है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो आपको ध्यान रखना है जो अधातु होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम और कॉपर, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है अधातु उसमें कौन सी है। कैल्शियम तो धातु होती है, कैल्शियम ऑक्साइड है वो। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी धातु होती है। ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड तो Cu, कॉपर तांबा भी धातु होती है। सल्फर जो है आपका अधातु है, इसलिए जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर वह अम्लीय ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो आपके जो लवण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है सामान्य लवण, तीसरा है क्षारीय लवण और चौथा है मिश्रित लवण। तो यहाँ पे अगर PbOH NO3 को हम जल में घोलेंगे तो इस बीच में आप देख सकते हैं OH नज़र आ रहा है। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। OH जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है जो कि क्षार के लिए उत्तरदायी होता है। तो
PbOH NO3 जब जल में घोला जाएगा तो क्षारीय ऑक्साइड जो है क्षारीय मूलक जो है आपका OH ऋणायन वो अलग हो जाएगा, इसलिए जो आपका लवण होगा कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय लवण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। आपको मतलब बताना है कि किस pH मान पर हमारा शरीर सही से कार्य करता है। पहला ऑप्शन है 2 से 3 pH मान पर, अगला है 5 से 7 pH मान पर, तीसरा ऑप्शन है 7 से 7.8 pH मान पर, और चौथा ऑप्शन है 9 से 9.5 pH मान पर। तो जो हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 pH मान पर सही तरीके से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के लिए जल का pH मान कितना होना चाहिए। पहला 7 से कम हो जाए, दूसरा 5.6 से कम हो जाए, अगला 8.6 से अधिक हो जाए, और अगला है 10 हो जाए। तो देखिए जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो जो जहरीली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हमारे वातावरण में मिलती जाती हैं। जब पानी बरसता है तो ये जहरीली गैसें जो हैं वो जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आ जाती हैं, इसको ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है तो जब यह जल से घुलती है तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, H2SO4। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जल से घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो ये जब ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो जब आपका pH मान यहाँ पर 5.6 से कम हो जाएगा तो इसको ही हम अम्ल वर्षा कहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि 5.6 से pH मान कम हो। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH के होल टॉइस के जलीय विलयन का किस कार्य में प्रयोग होता है। तो ये जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, यह एक दुर्बल क्षार होता है। तो पहला ऑप्शन है एंटासिड, दूसरा एनाल्जेसिक, अगला एंटीबायोटिक और अगला है एंटीसेप्टिक। तो आप ध्यान देंगे, जो त्वचा उपचार के लिए औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। ऐसी औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं और उनके विरुद्ध कार्य करती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और दर्दनाशक जो होती हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं। और जो अपच, गैस आदि के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम एंटासिड कहते हैं। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ जल में घुलकर के हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो आप देख लेंगे किसमें हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, MgOH तो यहाँ पे ये घुलेगा तो OH दे देगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। NaNO3 यहाँ पे H है ही नहीं आपका। अगला NaHSO4 जो ये घुलेगा तो उसमें H हाइड्रोजन आयन देखो उपस्थित है, तो यही दे देगा। और अगले ऑप्शन में CaOCl2 यहाँ पर, इसको CaOCl2 भी कह सकते हैं या CaCOCl भी कहेंगे, बट ये इसको हम, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट है, NaHSO4, ये आपका जल में घुलेगा तो ये अम्लीय लवण हो जाएगा क्योंकि ये अम्लीय आयन देगा इसलिए। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल होता तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, और जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जैसे क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें कहा जाता है अम्ल। अभी हमने आपको बताया कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर भस्म क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें हम भस्म या क्षार कहते हैं, ऐसे कह सकते हो। और क्षार, क्षारक सामान्यतः एक ही शब्द के पूरक हैं, और जो जल में घुल जाएंगे उन्हें हम क्षारक कहेंगे, ये ध्यान रखना। जो क्षार जल में घुलते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जल में घुलेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन देंगे आपका। ठीक है, और स्वाद में तीखे हों तो उन्हें हम भस्म कह देंगे।
अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर बैंगनी रंजक का होता है जो निकाला जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिटमस पेपर किस रंग का होता है, तो आपको बता देना है कि बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न के अंदर प्रश्न है। और ये आप अगला प्रश्न है कि ये किस पदार्थ से बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है गुलाब के पौधे से, दूसरा है लाइकेन, तीसरा मेहंदी और चौथा घास। तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन से आपका ये लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो लाइकेन होता क्या है, जो आपका कवक होता है और शैवाल, इसके मिश्रण से बना हुआ पौधा जो होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इसको हिंदी में सहवाक कहा जाता है। सहवा, यहाँ से हो गया सहवा और ये हो गया आपका क, सहवाक। अगला प्रश्न है, अम्ल या क्षारकता की प्रबलता की जांच की जाती है। अगर आपको अम्ल और क्षार की का ज्ञान करना है, कितना कौन सा अम्लीय है, कितना कौन सा क्षारी है, तो किसका प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है पीएच स्केल, दूसरा है लिटमस पेपर, तीसरा गंधी सूचक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गंधी सूचक का मतलब होता है गंध वाले सूचक, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लिटमस पेपर से आप केवल पहचान करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो अगर यहाँ पर होता पहचान किससे की जाती है, तो आपका लिटमस पेपर हो जाता है। चूँकि यहाँ पे प्रबलता की बात हो रही है, तेजी की बात हो रही है, तो पीएच स्केल आपका सही हो जाएगा। अगर पीएच पैमाने से जो है अम्ल और क्षार की प्रबलता की माप की जाती है। और पीएच पैमाना किसने बनाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारेंसन नामक जो वैज्ञानिक थे वह इन्होंने जो है पीएच पैमाना बनाया था। पीएच शब्द का इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा है मेथेनोइक एसिड, अगला है सिट्रिक एसिड और चौथा एसिटिक एसिड। तो ध्यान रखना है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो दूध से दही बनता है तो आपका लैक्टोज जो है लैक्टिक अम्ल बदल जाता है, ठीक है। और ये एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, धातुओं के कार्बोनेटों और बाई कार्बोनेटों पर अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो जो धातुओं के कार्बोनेट होते हैं जैसे Na2CO3 या NaHCO3, तो ये आपके हो गए क्या, धातुओं के बाई कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना जिसके साथ एसिड, यहाँ इधर धातु हो आपका, इधर धातु हो और इधर कोई बाई कार्बोनेट हो, ये मतलब कार्बोनेट हो का मतलब क्या है, CO3 आयन होना चाहिए। तो ये अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, जब धातुओं के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। इसीलिए जो ये आपके दिए हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट, इनका प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कि एक त्रुटि हो गई है, तो ध्यान दीजिए, जो Na2CO3 है आपका, ये धावन सोडा होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ उसमें उल्टा हो गया है तो ये आपका धावन सोडा है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। धावन सोडे का तात्पर्य यहाँ पर कपड़े धुलने वाला सोडा, ठीक है। और जो ये सोडियम बाई कार्बोनेट है आपका, ये खाने का सोडा है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका खाने का सोडा है, मतलब बेकिंग पाउडर है। अगर पिछले वीडियो में ऐसी त्रुटि थी तो इसको सुधार कर लेंगे, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ कि Na2CO3 आपका धावन सोडा है और NaHCO3 ये आपका खाने का सोडा है। इसलिए इन दोनों का प्रयोग जो है आपका आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये आपका NCERT क्वेश्चन है, आपकी बुक में प्रश्न होगा कि धातुओं के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पहला ऑप्शन है, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है, बिल्कुल गलत। खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अपक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देते हैं। तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना है, जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिससे विषैले हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि धातुओं के बर्तन में अम्लों को नहीं रखना चाहिए। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। जब आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो किस स्केल का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपका पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला भी होता है pH - log H+ आयन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फार्मूला होता है pH ज्ञात करने का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से
नहीं रह सकते, यह जल में संयोग कर कर बनाते हैं। तो ध्यान देना, अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब अम्लों को, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जो आपने जल में घोला, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं क्योंकि क्लोरीन आपका अलग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब बचा आपका H2, दो यहाँ पे हैं, एक ये है, तो आपका क्या होगा H3, और यहाँ पे O, और जो कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे एक एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका H3O हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन बनाते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो जल के साथ संयोग कर लेता है, इसलिए जल का सूत्र H2O होता है ना, तो वो H3O पॉजिटिव आयन आपका बना लेता है। अगला प्रश्न है, 1 लीटर जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जब भी बात करी जाएगी, तो आपका 10 की घात 0 से लेके 10 की घात 7 तक रहने वाला है, ठीक है, -7 रहने वाला है, ठीक है ना, माइनस रहने वाला है। अब जितना pH मान है वही उसकी पावर हो जाती है। तो जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 की घात 7, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, H2S विलयन का pH मान होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका pH मान आपको बताना है कितना होता है, ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। सिर्फ आप अगर ये जान जाएंगे तो ये इस pH मान स्वतः बता देंगे। तो इसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो आपकी अम्लीय हो जाएगी। अगर पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपका अम्लीय ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो वैल्यू है, इसका जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है वो 10 की घात -2 है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान में देना, आपको ध्यान देना है, जब भी pH मान पूछा जाता है और आपका विलयन हो अम्लीय विलयन हो, ठीक है, तो जितनी पावर होती है वही उसका pH मान हो जाता है। तो 10 की घात -2 है, तो उसका pH मान कितना हो जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 की घात -12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान देना। जब हाइड्रोक्साइड आयन पूछा, बिल्कुल हल नहीं करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब हाइड्रोक्साइड आयन पूछा जाए तो चूंकि क्षार का pH मान कितना होगा, 7 से 14 के बीच में, तो अधिकतम नंबर क्या है, 14। जो पावर हो 14 से घटा दीजिए, 14 से आपने घटाया 12, कितना बचा, 2, ठीक है। तो आपके विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2। आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 घटाते 14 से कितना आता, 4, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कितना होता, 4 मोल प्रति लीटर, ठीक है। आगे, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बतानी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला कितना होता है, H2SO4। इसको घोलेंगे तो कितने हाइड्रोजन अलग होंगे, 2। देख सकते हो H2, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2। इस तरीके से अगर होता है HCl में कितने हाइड्रोजन है, 1, तो आपका 1 सही हो जाता। अम्लीय हाइड्रोजन की बात हो रही है। इस तरीके से अगर पूछता एस्टिक अम्ल में, ये पिछली बार प्रश्न रिपीट किया था हमने, पिछली बार का प्रश्न है ये एस्टिक अम्ल, तो उसका फार्मूला कितना होता है, CH3COOH, ठीक है। तो ये आपका, तो ये तो कार्बन चयन है CH3, तो ये हाइड्रोजन नहीं काउंट होंगे, ठीक है, ध्यान देना। जब इसको जल में घोलेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन आयन आपका अलग हो जाएगा। तो CH3 में कितने हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, 1, तब आपका सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा गया है, H2SO4 पूछा गया है, तो फार्मूला उसका H2SO4 का पता ही है आपको। इसका, इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको बताया SO2 होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अब ऐसे आप समझ गए होंगे, सल्फर क्या है, अधातु है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे, 2 प्रबल क्षारों के नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अम्ल, 2 प्रबल अम्लों के नाम बताने हैं आपको, 2 प्रबल अम्ल। तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपका, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक
एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस इजी है, आपको पता है। और दुर्बल अम्ल बताने हैं आपको, तो ये आपका हो गया सिरका CH3COOH, ये आपका दुर्बल अम्ल हो गया। दूसरा H2CO3, ये आपके दो हो गए आपके दुर्बल अम्ल, और ये आपके दो प्रबल क्षार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ध्यान रहे। प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दो दुर्बल क्षारों के, दो प्रबल अम्लों के, दो दुर्बल अम्लों के नाम बताइए। इस तरीके से आगे पूछा गया है, बताया गया है आपको प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दो प्रबल क्षार हैं, ठीक है। KOH और NaOH दोनों ये आपके प्रबल क्षार हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद में ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है आपका पुताई वाला चूना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये दोनों आपके जो हैं वो दुर्बल क्षार हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो धातुओं के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारीय होते हैं, अभी मैंने बताया था। और जो कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, कह सकते हो कि अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सीधा सा बात है कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन ऐसी धातुएं जिनके ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, अर्थात कह सकते हो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ध्यान देना है। जिंक ऑक्साइड, जैसे ZnO बनाता है ये आपका, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आपका एल्यूमिना होता है, ठीक। इसी तरीके से कांच और टिन, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, ऐसे क्षारकों के नाम लिखिए जो क्षार भी हों। आपको ध्यान रखना है, जो क्षार जल में घुल जाते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। सामान्यतः सभी जो OH ऋणायन देते हैं वो सब क्षार होते हैं, लेकिन जो जल में घुल जाएं, सॉरी, क्षारक होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से कि जो पदार्थ जल में घुल करके OH ऋणायन देंगे, स्वाद में तीखे होंगे, जो स्वाद में तीखे होंगे OH आयन देंगे, वो सब क्षारक कहलाएंगे। लेकिन अगर वो जल में भी घुल रहा है तो उसे क्षारक भी कह देते हैं, जैसे KOH आपका और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके दो ऐसे क्षारक हैं जो क्षार भी हैं। मतलब ये OH ऋणायन देते हैं लेकिन जल में पूरी तरह से घुल भी जाते हैं, तो अगर जल में पूरी तरह से घुलेंगे तो फिर ये क्षारक हो गए। OH ऋणायन दे रहे हैं ना, इसलिए। और इनकी जो pH रेंज होती है वो 14 होती है, इनका pH मान पूरा 14 होता है दोनों का, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके मित्र भी इस यूट्यूब चैनल से, इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उन्हें शेयर करें। व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए 9621727242 पर मुझे मैसेज करें। स्वास्थ्य सही नहीं है, हो सकता है वॉइस थोड़ा क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और परीक्षा से कम यहाँ से इस पूरे वीडियो से 2 क्वेश्चन जरूर मेरे हिसाब से आने चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।